नमस्ते। टॉपिक है हमारा प्रोग्रेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब स्वतंत्रता के बाद जो उच्च शिक्षा का विकास क्या था और क्या समस्याएं रही हैं। तो ये टॉपिक मेरे मास्टर्स ऑफ एजुकेशन की प्रेजेंटेशंस का है जो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंटेंट के रूप में क्या क्या आता है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन यानी परिचय पूरे टॉपिक का क्या है। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा का क्या वर्तमान स्थिति है वो जानेंगे। रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशन मतलब अलग अलग जो कमीशन या आयोग रहे हैं उनकी रिकमेंडेशंस क्या क्या रहे हैं ये देखेंगे। रिकमेंडेशंस ऑफ एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ रही है चाहे 1986 की रही हो या 2020 की जो अभी हाल ही में आई है, इन सब के क्या रिकमेंडेशन है हायर एजुकेशन को लेके ये देखेंगे। चैलेंजेस क्या है, सजेशंस क्या क्या दिए जाएंगे और फिर कंक्लूजन और रेफरेंसेस। इसके बाद हम लोग आते हैं कि इंट्रोडक्शन ने पूरे टॉपिक का परिचय क्या है। सबसे पहले जब उच्च शिक्षा की बात आती है हमारे देश में तो हमें पता होना चाहिए कि भारत जो है पूरे विश्व में खड़ा कहाँ है। तो इंडिया हैज़ पब्लिकली फंडेड हायर एजुकेशन सिस्टम दैट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। जो इंडिया यानी भारत का जो पब्लिकली फंडेड हायर एजुकेशन सिस्टम है वो पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद। As per 2011 census, about 8.15% that is 98.615 million Indians are graduates। 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग देखते हैं कि 8.15% जो आपकी पॉपुलेशन है भारतीय लोग हैं वो ग्रेजुएट्स हैं, मतलब स्नातक हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है जो कि यूजीसी की वेबसाइट से मैंने लिया है। तो इसमें आप देखें कि हमारी जो एजुकेशन है प्री प्राइमरी किस तरह से शुरू होती है। प्री प्राइमरी है, फिर उसके बाद प्राइमरी स्कूल है, फिर अपर प्राइमरी स्कूल है, फिर सेकेंडरी स्कूल है, फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, फिर पीजी, फिर यूनिवर्सिटी, एमफिल, फिर पीएचडी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ आपका फाउंडेशनल जो आपका हमारी एजुकेशन है उसमें बेसिकली कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि बेसिकली 5+3+3+4 के बेस पे आ गया है। ठीक है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन, अब आता है कि जो हमारी उच्च शिक्षा है भारत में उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है। तो उसमें तीन कंपोनेंट आते हैं। सबसे पहले आता है कि पॉलिसी मेकिंग। तो पॉलिसी मेकिंग यानी नीतियों का निर्माण करने का काम। तो नीतियों का निर्माण करने का काम कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हुआ भारत सरकार का, या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, स्टेट काउंसिल्स फॉर हायर एजुकेशन यानी राज्यों के जो उच्च शिक्षा के आपकी परिषदें या विभाग हैं, तो ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं, पॉलिसी यानी नीतियाँ बनाते हैं। फिर उनके रेगुलेशन के लिए क्या क्या कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो सबसे पहले यूजीसी का नाम आता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर एआईसीटीई का नाम आता है, एमसीआई, पीसीआई, डीईसी, बीसीआई, एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आईसीएआर, आईसीएमआर, आईसीएसएसआर, सीएसआईआर, स्टेट रेगुलेटरीज। ठीक है, ये सारे कौन सी संस्थाएं जो रेगुलेशन काम करती हैं। फिर है कि एक्रीडेशन का काम भी एक तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो तीसरे नंबर इसका जो काम होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन एक काउंसिल है, वो ये काम करती है। तो फिर हम लोग देखते हैं स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन यानी हमारी जो उच्च शिक्षा है उसका स्टेटस यानी स्थिति क्या है। एज ऑफ 2020 इंडिया हैज़ ओवर 1000 यूनिवर्सिटीज़ विद अ ब्रेकअप ऑफ 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, 416 स्टेट यूनिवर्सिटीज़, 125 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, 361 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड 159 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विच इंक्लूड्स एम्स, आईआईएम्स, आईआईटीज़, एनआईटीज़। तो 2020 के हम लोग आंकड़े लिए हैं लगभग, जिसमें हम लोग देखते हैं कि भारत में 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें 54 हमारी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 416 हमारे पास स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 125 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, 361 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और 159 जो है नेशनल इंपॉर्टेंस यानी राष्ट्रीय महत्व के हमारी संस्थाएँ हैं, जिसमें आईआईएम्स, आईआईटीज़, एनआईटीज़ और एम्स आता है। According to MHRD, there are 52,627 colleges as government, private, standalone, postgraduate research institutions are functioning under these institutions। तो MHRD का जो डाटा है वो ये कहता है कि 52,627 कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, स्टैंड अलोन है, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब फंक्शन कर रहे हैं इन्हीं सब इंस्टीट्यूट्स के अंडर में।
तो ये हमारी हायर एजुकेशन की स्थिति थी। अब आता है कि हायर एजुकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो ये साफ चार्ट जो आपका ग्राफ बना हुआ है इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 364 हैं, जो कि 41% है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 47 है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वो 96 हैं। इंस्टीट्यूशंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ ये 123 हैं। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ये 262 हैं। ये भी आपका डाटा यूजीसी की वेबसाइट से ही लिया गया है। फिर आता है स्टैटिस्टिक्स ऑफ हायर इंस्टीट्यूशंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद जो उच्च शिक्षा की स्टैटिस्टिक्स है वो किस तरह की है। देखते हैं कि 1950 से 51 के दौर में 28 यूनिवर्सिटीज़ थी केवल मेरे हम लोग के पास, हमारे देश के पास, जिसमें से 578 हमारे पास कॉलेज थे। 1960 से 61 के दौर में 45 यूनिवर्सिटीज़ हुई, तब कॉलेज 1819 हुए। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं कि 2018 से 19 के बीच में 993 हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं और 39,931 हमारे पास कॉलेजेस हैं। तो पूरा किस तरह से विकास हुआ है, मतलब क्वांटिटेटिव वे में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की संख्या में, ये हम लोग देखते हैं आज़ादी के बाद। फिर आता है ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिंस 1950, मतलब 1950 के बाद हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका ग्रोथ किस तरह से हुआ है। तो जो ये आपका पूरा डाटा ग्राफ के रूप में बताया गया है, दिल्ली ये जो है डाटा जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वेबसाइट से लिया गया है। तो 2014 तक हम देखते हैं कि ये मार्क जो है आपका 700 जो है ये यूनिवर्सिटीज़ की संख्या और लगभग 40,000 जो है नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इसको एक्सीड कर रहा है। ठीक है, इसके आसपास है। तो ये आपका डाटा है। फिर आता है कि अलग अलग कमीशंस ने हायर एजुकेशन के बारे में क्या क्या बोला हुआ है। तो इसमें सबसे पहला ही हमारा नाम आता है राधा कृष्णन कमीशन। ये कमीशन बहुत ही महत्व का है, इसी को हम लोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बोलते हैं और हायर एजुकेशन के लिए आज़ादी के बाद सबसे बड़ा एक कमीशन माना जाता है। तो इसमें था कि इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन इन कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब इन्होंने बोला कि शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया जाए, जो कि उस समय के संविधान में ऐसा नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो है स्थापना की जाए। फिर आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल हायर एजुकेशन कमेटी, यानी आरएचईसी की स्थापना की जाए, मतलब जो ग्रामीण भारत है उसमें भी उच्च शिक्षा का विकास हो, ऐसे उन्होंने बात कही। ड्यूरेशन ऑफ ग्रेजुएशन इंक्रीज, उन्होंने कहा कि जो स्नातक की अवधि है उसे इंक्रीज़ किया जाए। टीचर्स पे स्केल इम्प्रूवमेंट, और जो अध्यापकों का पे स्केल है उसे भी इम्प्रूव किया जाए। रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, और जो हमारे विश्वविद्यालय के प्रशासन का ढांचा है, प्रशासन की जो संरचना है उसमें भी रिफॉर्म किए जाएँ, सुधार किए जाएँ। फिर आता है कि कोठारी कमीशन, कोठारी जो शिक्षा या भारतीय शिक्षा कोठारी कमीशन यानी कोठारी आयोग ने क्या कहा था, जो कि दौलत सिंह कोठारी जी की अध्यक्षता में बनाया गया था। तो इन्होंने बोला था कि अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट, मतलब प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जाएं, इनकलकेटिंग वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, और जो भी हमारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनमें हम लोग वैल्यूज़ को और एटीट्यूड को इनकलकेट करें, ऐसी उन्होंने बात कही। डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज, जो नई नॉलेज, नए जो नया ज्ञान होता है उसको उसकी इन्होंने खोज करने की बात कही। बिल्डिंग स्किल्ड एंड ट्रेंड प्रोफेशनल, इन्होंने कहा कि जो स्किल्ड और ट्रेंड प्रोफेशनल होते हैं उसको बनाया जाए, ऐसी बात कही। इनकरेजमेंट टू इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, और जो आपकी समानता और सामाजिक न्याय है उसको बढ़ाने की इन्होंने बात कही। तो ये कोठारी कमीशन ने कहा। फिर आता है कि रिकमेंडेशन ऑफ एनईपीज, तो नई शिक्षा नीतियां समय समय पर हमारे देश में लाई गई यहाँ के नीति निर्माताओं के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा। तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें बोली, जैसे मसलन पहली बात बोली, एनईपी 1968 फोकसेस ऑन 3 लैंग्वेज फार्मूला टीचिंग संस्कृत एक्सपेंडिचर ऑफ 6% ऑफ नेशनल इनकम। जो 1968 की हमारी शिक्षा नीति उसने फोकस किया कि 3 लैंग्वेज का फार्मूला होगा, संस्कृत पढ़ाई जाएगी और जो हमारी राष्ट्रीय आय का 6% जो है शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। एनईपी 1986 में ही ये बात बोली गई कि ओपन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी जिसका नाम इग्नू होगा, जो अभी भी चल रही है, 1985 में जो इस्टेब्लिश हुई थी। रूरल यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी की फिलोसफी पर रूरल यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की जाएगी। स्पेंड 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन, और शिक्षा पर जीडीपी का 6% जो है वो स्पेंड किया जाएगा। फिर आता है कि एनईपी 2020, तो जो नई शिक्षा नीति 2020 है इसने भी बहुत सारी बातें बोली। सबसे पहली बात है कि मेजर रिफॉर्म्स बोले 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बाई 2035, मतलब 2035 तक 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो रहेगा। होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, जो आपके होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन था उसकी इन्होंने बात कही। मल्टीपल एंट्री एग्जिट होगी, इसकी बात कही। यूजी प्रोग्राम 3 या 4 साल का होगा, इसकी बात बोली। पीजी प्रोग्राम 1 या 2 साल का होगा, इसकी बात बोली। इंटीग्रेटेड 5 ईयर का आपका बैचलर या मास्टर कोर्स होगा और एमफिल जो है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा।
इसके बाद इन्होंने क्रेडिट ट्रांसफ़र और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात कही। मतलब ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिसमें क्रेडिट्स मिलेंगे और इन क्रेडिट का आपका यूज़ भी कर सकेंगे पढ़ाई के टर्म में। HEIs यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की इन्होंने बात की, जिसमें रिसर्च इंटेंसिव टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ की इस्टेब्लिश करने की बात की। ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस की बात कही। मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी यानी मेरू की स्थापना की इन्होंने बात कही। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास ऐसी स्थापना है। फिर है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन के बारे में तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कुछ कवर हो चुके हैं, कुछ आप इसमें देख सकते हैं कि हाई क्वालिटी की रिसर्च इसमें हम बढ़ाएंगे, इफेक्टिव गवर्नेंस और लीडरशिप होगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया जाएगा, रीस्ट्रक्चरिंग और कंसल्टेशन होगा, उसके बाद हॉलिस्टिक एजुकेशन की बात होगी और मोटिवेटेड और जो कैपेबल फैकल्टी उसको उसके लाने की उन्होंने बात की, टीचर एजुकेशन की बात की। ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फिर आता है कि ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एग्जिस्टिंग जो हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर है जो कि 10+2 का है, उसे हम लोग न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर यानी 5+3+3+4 के फॉर्म में बदल देंगे। न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन 3 मतलब क्या है, इसमें क्या है 5+3+3+4 की बात होगी। इसमें 4 जो हमारे स्टेज हैं, जिसमें पहला बोलते हैं हम लोग फाउंडेशनल स्टेज, फिर है प्रिपरेटरी स्टेज, फिर है मिडिल स्टेज, फिर है सेकेंडरी स्टेज। तो ये सारी जो स्टेजेस हैं इन फॉर्म में आपकी बात होगी, ठीक है। तो फाउंडेशनल स्टेज पे क्या है कि मल्टी लेवल होगा और इसमें प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। प्रिपरेटरी स्टेज में प्ले होगा, डिस्कवरी और एक्टिविटी बेस्ड और इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी। मिडिल स्टेज में बात होती है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी साइंसेज में, मैथमेटिक्स और आर्ट्स में, और सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में। फिर आता है कि सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, तो इसमें होता है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होती है और ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टूडेंट्स की जो चॉइस होती है सब्जेक्ट की, वो उसके हिसाब से उन्हें पढ़ने को दिया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि हमारे चैलेंजेस क्या क्या हैं। चैलेंजेस इन हायर एजुकेशन एंड एकेडमिक रिसर्च, यानी उच्च शिक्षा में हमारे पास चुनौतियां क्या क्या आती हैं और एकेडमिक रिसर्च में क्या क्या रहेगा। तो पहले ही आता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ये पहली बात है। फिर आता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे विश्वविद्यालय की शिक्षा है और जो यहाँ का ढांचा है वो बदले। जॉब मार्केट प्लेसमेंट, मतलब जो भी हम कोर्सेज कराएं बच्चों को, उनका क्या है, उन कोर्सेज के माध्यम से जो बच्चों ने सीखा उनका प्लेसमेंट भी हो। इंडस्ट्री ओरिएंटेड रिसर्च एंड इनोवेशन, जो मतलब जो उद्योगों पर आधारित जो हमारी रिसर्च और इनोवेशन हो और उससे क्या हो, उससे गुणवत्ता बढ़े चीज़ों की। क्वालिटी एंड असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस, और गुणवत्ता और आकलन भी हो जो हम लोग काम कर रहे हैं उन सब का। इनएडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट, और मतलब क्या हो कि मतलब जो भी वित्तीय संसाधन है वो पर्याप्त मिले, फिलहाल पर्याप्त नहीं मिलते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मतलब क्या है कि जो आपका राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे आते हैं। फिर आता है सजेशंस, यानी हमारे सुझाव क्या क्या हैं। तो इम्प्लीमेंट इनोवेटिव एंड ट्रांसफॉर्मल अप्रोच, हम लोग ये करें कि हम लोग अपनी जो हमारी शिक्षा की पद्धतियाँ हैं उसको हम लोग इनोवेटिव बनाएं और वो ऐसी पद्धतियाँ हों जो ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच हो, मतलब रूपांतरणकारी अप्रोच हो। जो ट्रेडिशनल चीज़ें कुछ ख़राब हो चुकी हैं या यूजलेस हैं उनको बदल सकें हम लोग और नई चीज़ें ला सकें, ठीक है। कोलाबोरेशन विद टॉप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, और जो हमारे विश्व के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ कोलाबोरेशन हो, ताकि उनसे हमारे छात्रों को कुछ सीखने को मिले, यहाँ की टीचिंग फैकल्टीज़ को नई नई चीज़ें जानने को मिले। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब ऐसे कोर्सेज कराए ही ना जाएं जिनमें जॉब की संभावना ना हो। इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020, और 2020 का जो हमारा नई शिक्षा नीति है उसमें जो हायर एजुकेशन के बारे में बात बोली गई है, उनसे रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट हैं उसका इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट ज़मीन पर किया जाए, ऐसी इन्होंने बात कही है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, फिर उन्होंने बोला है कि उच्च शिक्षा का ग्लोबलाइजेशन हो, मतलब वैश्वीकरण हो, ठीक है। कि जो भी हमारे देश में हायर एजुकेशन बच्चे ले रहे हैं उनका स्टैंडर्ड इंटेलेक्चुअल और इनोवेटिव और इस तरह से कंस्ट्रक्टिव हो कि वो विश्व के अलग अलग देशों के विद्यार्थियों के साथ compete कर सकें और हमारे देश की जो समस्याएं हैं उनके मतलब 360 डिग्री लेवल पे चेंजेस कर सकें और सॉल्यूशंस निकाल सकें, ठीक है। फिर आता है कंक्लूजन के रूप में, जो हम लोगों ने पूरी स्लाइड में देखा, समझा, पढ़ा, वो ये है कि NEP 2020 envisions a higher education in which Indian ethos and heritage is enshrined and making India as a global knowledge power। मतलब नई शिक्षा नीति 2020 में ये मतलब उसने ऐसा
विज़न किया है कि हम अपने देश की शिक्षा, हम अपने देश की जो शिक्षा है, संस्कृति है, ठीक है, जो परंपराएं हैं, हायर एजुकेशन को उससे जोड़ करके बनाएंगे, और ऐसा करते हुए भारत को ग्लोबल नॉलेज नॉलेज सुपर पावर बनाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे कुछ रेफरेंसेस हैं जो हम लोग देख रहे हैं। और फिर जो है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय।